वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स है। मैंने यूनिट 2 पार्ट 1 मैंने इसका अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने सैलरी हेड एंड सैलरी की रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ थे इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि सैलरी हेड जो है वो बहुत बड़ा हेड है, सो उसको एक पार्ट में इसीलिए मैंने रखा है। एंड ये सेकेंड पार्ट है यूनिट 2 का। इसमें मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड पीजीवीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड जो हेड है, उन दो हेडों के इसमें एमसीक्यू मैंने लिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो मेरा एमसीक्यू इसमें है कि चार्जेबिलिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि सैलरी में मैंने बात की थी आपसे कि 15 से लेके 17 तक के सेक्शंस जो है वो सैलरी हेड से रिलेटेड हैं। बट अगर हम बात करें हाउस प्रॉपर्टी की तो 22 से लेके 27 तक के जितने भी सेक्शन है वो सेक्शन सारे हमारे हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। अब हाउस प्रॉपर्टी हम कब कहेंगे कि कौन सी हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी है? जब जो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी मतलब जो हमारी लैंड या बिल्डिंग हो, मतलब कंसिस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी लैंड और बिल्डिंग हो। एसएससी जो भी करदाता है, एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एसएससी उसका ओनर होना चाहिए, मतलब करदाता उस प्रॉपर्टी का जो भी लैंड और बिल्डिंग है उसका मालिक होना चाहिए, और उस प्रॉपर्टी का यूज़ वो अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ना कर रहा हो, मतलब उसने उसको लेट आउट किया हो, किराए पे चढ़ा रखा हो, या उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हो, खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहा हो, उसको जो है हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो 3 कंडीशन होती हैं: कंसिस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये होती है हमारी हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। चलिए अब हम एमसीक्यू पे आ जाते हैं। सो एमसीक्यू में क्या चीज़ पूछी गई है कि जो हाउस प्रॉपर्टी उसको किस पे चार्ज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 22 से 27 तक हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन है, और जो भी किसी भी हेड का पहला जो सेक्शन होता है वो चार्जेबिलिटी सेक्शन होता है। अगर आप सिर्फ इनकम टैक्स को सैलरी हेड की बात करें तो सैलरी का पहला चार्जिंग सेक्शन कौन सा हो जाएगा? 15। इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी का सबसे पहला चार्जिंग सेक्शन क्या होगा? 15 होगा। सो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी इज, चार्जेबिलिटी के बेस पे जो हाउस प्रॉपर्टी को चार्ज करते हैं उसको हम एनुअल वैल्यू कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अंडर द हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है डैश इज टैक्सेबल। कौन सी जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो टैक्सेबल हो जाती है? तो हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत लैंड एंड बिल्डिंग जो भी अटैच होती है हमारी बिल्डिंग से, वो जो है वो हमारी टैक्सेबल हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। कंपोजिट रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। देखिए कंपोजिट रेंट जो होता है वो दो कंडीशंस पे डिपेंड होता है। अगर कंपोजिट रेंट जो है वो पीजीवीपी से भी हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ए और बी है। अब बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि वो किस से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि जो पीसी है, मिस्टर पीसी इज़ ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। वो किसी हाउस प्रॉपर्टी के ओनर है, ठीक है, एंड कवर्ड है अंडर द रेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब म्यूनसिपल वैल्यू जो है वो 30,000 है, एक्चुअल रेंट जो है वो 25,000 है, फेयर रेंट जो है वो 36,000 है, स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 28,000। आपको जीएवी कैलकुलेट करना है। जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सी देखिए स्टूडेंट, इससे आपको एक क्वेश्चन 110% मिलेगा कि आपको जीएवी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके मैंने 4-5 एमसीक्यू लिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 है, इसमें हम एनुअल प्रॉपर्टी को चार्ज करते हैं। ठीक है, अब जीएबी कैसे निकालते हैं? किसी भी प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं हम पहले कंपैरिजन करते हैं फेयर रेंट को म्यूनसिपल वैल्यू के साथ में। फेयर रेंट जो होता है उसका म्यूनसिपल वैल्यू के साथ में कंपैरिजन करते हैं दोनों वैल्यू। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20,000 है और यहाँ पे 30,000 है, इन दोनों का हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। अब इन दोनों में से क्या लेंगे? हम हायर वैल्यू लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? हायर वैल्यू। हायर वैल्यू क्या है इन दोनों में से? 30,000 हमने ले ली, उसका कंपैरिजन। अब हायर वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे हम स्टैंडर्ड के साथ में, स्टैंडर्ड रेट के साथ में। स्टैंडर्ड रेट मान लीजिए 40,000 है, ठीक है, सो 40,000 ले लीजिए, इस स्टैंडर्ड रेट है। तो अब ये देखेंगे कि इन दोनों में से जो यहाँ से वैल्यू हमारी निकल के आई है पार्ट 1 से और स्टैंडर्ड रेंट में कौन सी वैल्यू कम है। तो 40,000 कम है, 30,000 कम है, तो 30,000 कम है, दिस इज़ हमारा ये एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेड रेंट का जो कंपैरिजन है वो हम एक्चुअल के साथ में करेंगे, और उन दोनों में जो भी हायर होगा। अब देखिए अगर हम एक्सपेक्टेड रेंट का जो कंपैरिजन है वो एक्चुअल के साथ में कर रहे हैं तो उसमें 2 केसेस होते हैं। एक तो एक्चुअल रेंट ज़्यादा हो जब एक्सपेक्टेड से, ठीक है, एक्चुअल ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड से, तो एक्चुअल रेंट को हम जीएवी कहेंगे। एक होता है जब एक्सपेक्टेड
मतलब एक्चुअल रेंट ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड से तो एक्चुअल रेंट ही जीएवी हो जाएगा। बट अगर एक्सपेक्टेड हमारा ज़्यादा है किससे, एक्चुअल से, ध्यान रखिएगा एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो हमारा ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड रेंट हमारा ज़्यादा है किससे, एक्चुअल से। तो दो केसेस है, हम देखेंगे कोई वैकेंसी का केस तो नहीं है, मतलब वैकेंसी का केस का मतलब यहाँ पे इससे है कि मान लीजिए हमारा घर कितने महीने खाली तो नहीं पड़ा है। अगर खाली पड़ा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर बिकॉज ऑफ द वैकेंसी हमारा मकान 2 महीने 3 महीने खाली पड़ा होगा तो भी हम एक्चुअल रेंट को ही हम जीएवी कह लेंगे। अगर खाली नहीं पड़ा एनी अदर रीज़न से तो एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी हो जाएगा। ये हमारी कैलकुलेशन का पार्ट है। एंड स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए बताया गया है सेक्शन 23 में, अंडर सेक्शन 23 में हम एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अंडर सेक्शन 23 में हम एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एक बात ध्यान रखिएगा, जो रेंट हमको जनरेट होता है। देखिए हाउस प्रॉपर्टी से जो हमें इनकम होगी वो वही तभी होगी जब हमने उसको लेट आउट किया हो। लेट आउट किया हो मतलब हमने उसको रेंट पे दिया हो, रेंट पे देंगे तभी हमें रेंट जनरेट होगा और वो इनकम हमारे टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर हमने उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, दैट मीन्स कि हम उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, तो उस पर कोई भी रेंट जनरेट नहीं होगा एंड उस पर हमारी टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है। सो अगर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे और इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। उसमें से म्युनिसिपल टैक्स, जो म्युनिसिपल टैक्स होता है वो हम माइनस कर देंगे, जो भी हमने प्रीवियस ईयर में पे किया हो। अगर म्युनिसिपल टैक्स हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाती है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू भी कहते हो और एनुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम आपको आगे समझाने वाले हैं। चलिए वापस अपने इसे पॉइंट पे आते हैं। सो मैं आपको समझा रही थी ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ हमें कंपैरिजन करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू मतलब एमवी की वैल्यू क्या दी है 30,000, ठीक है। एंड फेयर वैल्यू, हमें पहले म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू को कंपैरिजन करना है 36,000। इन दोनों में से ज़्यादा वाली लेंगे, ज़्यादा वाली कौन सी है, 36,000 ज़्यादा है। इसका कंपेरिजन मतलब ये हमारा हो गया हायर वैल्यू, तो यहाँ पे हायर वैल्यू लिख लीजिए पार्ट 1 से। फिर हम इसका कंपेरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ में, और स्टैंडर्ड रेंट हमारा कितना है 28,000। इन दोनों में से क्या लेते हैं, लोअर वैल्यू लेते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, लोअर, इन दोनों में से लोअर क्या है 28,000 लोअर है। अब इस लोअर वैल्यू का कंपैरिजन हम एक्चुअल के साथ में करेंगे। देखिए एक्चुअल रेंट हमारा कितना है 25,000, तो 25,000 अब इन दोनों में से जो वैल्यू हायर होगी वो हम लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारा 28 है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि पहले कंपैरिजन होगा म्युनिसिपल वैल्यू का फेयर वैल्यू के साथ में, ठीक है, फेयर रेंट के साथ में। दोनों में जो हायर होगा, दोनों में जो हायर होगा उसका कंपैरिजन होगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ में। अब इन दोनों में जो लोअर होगा, लोअर, ठीक है, स्टैंडर्ड और हायर वैल्यू जो यहाँ पे निकल गई है उसका स्टैंडर्ड, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन हम करेंगे एक्चुअल के साथ में। इन दोनों में जो हायर वैल्यू होगी, हायर वैल्यू, ठीक है, हायर वैल्यू होगी वही हमारी जीएबी हो जाएगी। ये ठीक है, ये प्रोसेस होता है जीएबी को कैलकुलेट करने का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। वेयर दी एसआर, अगर स्टैंडर्ड, एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर स्टैंडर्ड रेंट ना दिया हो तो जीएबी क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ पे देखिए जैसे यहीं पे बात कर लें तो हम म्युनिसिपल का हायर के साथ में कंपैरिजन करेंगे, जो हायर वैल्यू होगी उसका हम एक्चुअल के साथ में कंपैरिजन करेंगे। जो हायर वैल्यू होगी दोनों में फिर हम हायर ही वैल्यू लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है म्युनिसिपल वैल्यू का फेयर वैल्यू के साथ में कंपैरिजन करेंगे, जो हायर होगी उसका एक्चुअल के साथ में करेंगे, और जो हायर होगी वो हमारी जीएबी हो जाएगी इन द केस ऑफ जब स्टैंडर्ड रेंट हमको क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट फॉर डिटरमाइनिंग इनकम और हाउस प्रॉपर्टी। अनरियलाइज रेंट क्या होता है, मतलब वो रेंट होता है जो कि हमको मान लीजिए हमने मकान किराए पे दिया है और उस पे हमें जो है वो हमारे किराएदार जो है वो हमें रेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो जो रेंट होता है वो अनरियलाइज रेंट होता है। तो उसकी जो वैल्यू होती है हम कैसे फाइंड करते हैं, टू बी डिडक्ट फ्रॉम दी, उसको हम डिडक्ट करते हैं एक्चुअल रेंट से, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट से हम डिडक्ट करते हैं तब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं। म्युनिसिपल टैक्स जो होता है वो किससे माइनस होता है, जीएबी से, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अगर म्युनिसिपल टैक्स हम माइनस करते तो हमारे पास क्या आता है एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन लिया है यहाँ पे कि लिख दिया हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट दिया है 1,20,000 रुपये, वैकेंट रहा पूरे साल, प्रीवियस ईयर में पूरे साल वैकेंट रहा है, तो हमारी एनुअल इनकम क्या हो गई, हमारी जो इनकम थी वो तो ज़ीरो हो गई। अब ज़ीरो हो गई तो उसमें से अगर टैक्स हमको पे करना है तो टैक्स क्या करेंगे, टैक्स हम एक चीज़ और याद रखिएगा, जीएबी में से हम म्युनिसिपल जो टैक्स होता है उसको माइनस कर देते हैं। देखिए मैं फिर से लिख देती है, जीएबी
में से अगर हम माइनस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, म्यूनसिपल टैक्स। सो ये जब हम माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं NAV, ठीक है। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे यही चीज़ है, जब हमें GAB हमारी 0 है और टैक्स हमारी 20,000 है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा ना, 20,000। तो इसीलिए ये देखिए 20,000 ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट मतलब माइनस वैल्यू आएगी। NAV हमारा जो होगा नेट एनुअल वैल्यू वो माइनस 20,000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इंटरेस्ट ऑफ बोरो कैपिटल इन द केस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी या फिर हाउस विच इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है, मतलब हमने मकान को खुद ही यूज़ कर रहे हैं रहने के लिए और हमने उस पर लोन ले रखा है, और जो लोन है, लोन शैल बी टेकन ऑन, हमने लोन लिया है 1999 पे या 1999 के बाद लिया है, ठीक है, 1999 के बाद लिया है, तो मैक्सिमम डिडक्शन हमको 2 लाख की मिलती है। अगर इसे पहले का है तो मैक्सिमम डिडक्शन हमको 30,000 की मिलेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये दोनों डिडक्शंस जो हैं वो हमको मिलती हैं अंडर सेक्शन 24 में, ध्यान रखिएगा। जैसे कि GAB में से हम क्या करते हैं, GAB जब हम लोग GAB में से हम लोग म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हैं, तो म्यूनसिपल टैक्स माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं डिडक्शन कौन सी, अंडर सेक्शन 24। अंडर सेक्शन 24 में 2 डिडक्शंस होती हैं, अंडर सेक्शन 24A, अंडर सेक्शन 24B। अंडर सेक्शन 24A में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है जो कि 30% ऑफ NAV होती है, और इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन होती है वो अंडर सेक्शन 24B में मिलती है, जो कि होती है 2 वैरी करता है कि हम जो लोन ले रहे हैं वो कब ले रहे हैं। अगर 1999 के बाद ले रहे हैं तो 2 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी, अगर इससे पहले लोन ले रहे हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन हमको 30,000 की मिलेगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब यहाँ पे देखिए यही पूछा गया कि 24 हमने कहा था ना, 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको डिडक्शंस मिलती हैं हाउस प्रॉपर्टी के केस में। तो A में हमको डिडक्शन मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैट्यूटरी डिडक्शन भी इसको कहते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन को हम स्टैट्यूटरी डिडक्शन भी कहते हैं, और इस पर कितने % की डिडक्शन मिलती है, अभी मैंने आपको बताया था ना, 30% की डिडक्शन मिलती है। चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज मेड फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में किस तरीके की 2 डिडक्शन मिलती है, ध्यान रखिएगा। जब मैं फिर से समझा देती हूँ कि GAB में से हम क्या माइनस करते हैं, म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर देते हैं। सो क्या आता है, NAV आता है, और NAV में हमें डिडक्शन माइनस करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में 2 डिडक्शंस होती हैं। A में हमको मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% होती है, और B में जो होती है वो हमें मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन, जो हमको मिलती है 2 लाख और 30,000। 2 लाख जब हमारा लोन जो है वो 1999 के बाद का हो, और अगर 1999 के पहले का है तो 30,000 की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। इसलिए देखिए दोनों डिडक्शन यहाँ पे A और B दोनों ही ऑप्शन है इसका। चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। नेक्स्ट MCQ यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट आर अलाउड एज अ डिडक्शन वेल कंप्यूटिंग दी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो इंटरेस्ट की डिडक्शन हमको कहाँ पे मिलती है, कब मिलेगी, जब हमारा जो इंटरेस्ट है वो फ्रेश लोन पे, मतलब फ्रेश लोन को हम रीपे कर रहे हो ओरिजिनल लोन को, ठीक है, तब हमको जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो हमको अंडर सेक्शन 24B में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं कि अगर मिस्टर जो PC हैं वो रिसीव्ड कर रहे एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अनरियलाइज, मतलब बहुत दिनों से हमारा जो रेंट है वो बाकी था और हमें नहीं मिल रहा था, और वो हमें एकदम से रियलाइज़ हो जाता है, हम कोर्ट केस करें और हमको जीत जाए, वो रेंट हमको 2 लाख 3 लाख की अमाउंट कितनी भी हो सकती है, तो वो रेंट हमको जब रियलाइज़ होता है, सो उस रेंट की जो अमाउंट होती है उसमें जो हमें टैक्सेबल कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर एरियर ऑफ रेंट हो हमारा, मतलब कि वो रेंट जो हमारा अनरियलाइज रेंट हो, तो उसकी हमको रिकवरी भी मिलती है, मतलब गवर्नमेंट हमको उस पर एक तरीके से छूट देती है 30% की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए हमको 30,000 रिसीव हुआ, अब 30,000 में से गवर्नमेंट हमको रिकवरी, मतलब हमारी कितनी हो गई है इसमें से, तो 30% की हमको इस पर छूट दे देगी। तो इसकी छूट जो हमें 30% की मिलती है वो 25B में मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो वो क्या होती है, अनरियलाइज रेंट की, अगर अनरियलाइज रेंट का केस हो या फिर एरियर ऑफ रेंट का केस हो, उसमें 30% की रिडक्शन हमको मिलती है। तो 30,000 का अगर हम 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 9,000। तो 9,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 21,000, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर इज 21,000। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। सो नेक्स्ट MCQ क्या कहता है, आइए देखते हैं कि जो PC है
उन्होंने प्रॉपर्टी लीज पे लिए 15 ईयर्स के लिए एंड मिस्टर भरत लेट आउट द सेम, उन्होंने लेट आउट कर दिया है। सो लेट आउट किया है फॉर दी सच एज इनकम अर्न के लिए। तो वो इनकम हमारी कब का है, हम इसको हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो वो तभी मानेंगे हाउस प्रॉपर्टी जब मिस्टर पीसी इज़ अ डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। मतलब ये इन्होंने ट्रांसफ़र तो कर दिए बट अभी ये डीम्ड ओनर होंगे तभी उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकी मानेंगे। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डीम्ड ओनरशिप, जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डीम्ड ओनरशिप है वो सेक्शन 227 में लास्ट वाले सेक्शन में बताया गया है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 27, जो डीम्ड ओनरशिप का जो है वो सेक्शन 27 है, तो ये आपको याद रखना है 27। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द केस ऑफ द डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप का केस कौन सा इसमें से नहीं है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या होता है। डीम्ड ओनरशिप का मतलब होता है कि मतलब जो ओनर नहीं है बट हम उसको डिफरेंट सिचुएशन पे हम उसको ओनर मानेंगे। सो जैसे कि मान लीजिए डीम्ड ओनरशिप में कौन आ जाएगा, जैसे ट्रांसफ़र, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी हम अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र करती है तो उसको हम एक दूसरे का क्या मानते हैं, डीम्ड ओनर मानते हैं ना। या फिर एक माइनर चाइल्ड, अगर किसी माइनर चाइल्ड की जो प्रॉपर्टी हो, अगर नाम जैसे मान लीजिए हमने अपने बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी ली, तो अगर जब तक बच्चा माइनर है तब तक वो प्रॉपर्टी किस, वो ओनर कौन रहेगा, उनके पेरेंट्स रहेंगे। या फिर होल्डर ऑफ द अनपार्टेबल स्टेट्स। होल्डर ऑफ द अनपार्टेबल स्टेट्स मतलब कि वो मतलब कि जैसे कि राजा महाराजा जो होते थे वो क्या करते थे, उनकी जो स्टेट में पूरी जो प्रॉपर्टी होती थी वो उनकी संतानों में बटी रहती थी, मतलब बांटते नहीं थे, वो सभी उसके ओनर होते थे, है ना, कि सभी लोग राजा के जो संतानें होती थी वो सभी मालिक होते थे। तो वो होता है, वो भी हमारे डीम्ड ओनर में ही पार्ट होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कि मान लीजिए कि अगर एक सोसाइटी बनी है उसमें 10 घर बने हुए हैं, सो जितने भी मेंबर सोसाइटी के होंगे वो भी उनको भी हम क्या कहेंगे, डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे। सो इस तरीके से डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी को सेक्शन 27 में डिवाइड किया गया। अब देखिए यहाँ पे इम्पार्टेबल स्टेट जो होल्डर होता है, यहाँ पे देखिए इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल जो है होगा वो अगर इम्पार्टेबल एसेट्स का ओनर होगा, होल्डर होगा, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि होल्डर जो होता है, होल्डर ऑफ द इम्पार्टेबल एसेट्स जो होता है वो कोई इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। जो बिज़नेस की डेफिनेशन है, यहाँ पे से पीजीवीपी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो पीजीवीपी की सबसे पहला क्वेश्चन हमने कि बिज़नेस की डेफिनेशन किस में दी गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में दी गई है। और प्रोफेशन की डेफिनेशन किसी सेक्शन में नहीं दी गई है, प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 में। ध्यान रखिएगा ये चीज़, डेफिनेशन ये सेक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं पीजीवीपी में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ट्रेड, मैन्युफैक्चर या फिर कोई भी एक्टिविटी जो भी हम ट्रेड मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज भी बिज़नेस में इंक्लूड होती हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं रिक्वायर्स सम डिग्री ऑफ द लर्निंग। डिग्री की ज़रूरत हमको किस में पड़ती है, प्रोफेशन में पड़ती है, जैसे कि डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, सीए हैं, वकील हैं, तो इनको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसीव्ड बाय एन एसएससी। सो अगर कोई एक्सपोर्ट से इंसेंटिव हमको मिला है एसएससी को, तो वो टैक्सेबल होगा पीजीवीपी के हेड में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी व्हाइल द प्रीमियम इज पेड बाय द एम्प्लॉयर सच कंसीडर एट द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, यानी सॉरी पीजीवीपी, तो उस इनकम को हम क्या कहेंगे, पीजीवीपी की इनकम कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये चीज़। नेक्स्ट हम क्यों ले लेते हैं, परक्यूजिट्स रिसीव्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। देखिए हमने एक परक्यूजिट की बात की थी सैलरी गेट में, तो अगर सैलरी से रिलेटेड है तो वो वहाँ पे जाएगा, बट अगर कोई बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड कोई परक्यूजिट्स है तो वो पीजीवीपी के हेड में टैक्सेबल होगा, ये ध्यान रखिएगा। अंडर सेक्शन 1961 में जो इनकम टैक्स का बना है, प्रॉफिट एंड स्पेक्युलेशन ऑफ द बिजनेस जो होता है वो किस हेड में टैक्सेबल होता है, पीजीवीपी के हेड में जो है वो टैक्सेबल होता है। रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग में जो डिडक्शन मिलती है हमको अंडर सेक्शन 30C की, वो किसकी मिलती है, करंट जो रिवेन्यू होते हैं उसकी मिलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, ये कि इसमें कौन से टाइप की डेफिनेशन बताएगी, बिजनेस की बताई गई। और इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिशिएशन की कंप्यूटेशन जो है वो अंडर सेक्शन 32 में करते हैं। डेप्रिशिएशन इज अलाउड टू, किसको अलाउ होता है, ओनर ऑफ द एसेट्स, कोई जो एसेट्स का ओनर हो या फुल्ली या
पार्शली ओनर हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेट, जो डेप्रिशिएशन की रेट होती है किससे रिलेटेड, फर्नीचर और फिक्टिशियस से रिलेटेड, वो 10% होती है। रेट ऑफ जो डेप्रिशिएशन होती है इनटैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स जो मतलब जैसे कि पेटेंट हो गया आपका, तो उस पर डेप्रिशिएशन की रेट क्या होती है, 25% होती है, जितनी भी इनटैंजिबल एसेट्स होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है, यहाँ पे भी देखिए मैंने एक जीएबी का क्वेश्चन लिया है। अब देखिए यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू और इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, फेयर रेंट के साथ में करेंगे। इन दोनों में से क्या लेंगे, जो वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा कौन सी है, 1 लाख रुपए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसका कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे, स्टैंडर्ड के साथ में करेंगे। इन दोनों में से जो कम होगी वो ले लेंगे। अब कम कौन सी है, 92,000, ठीक है। इसका कंपैरिजन हम एक्चुअल के साथ में करेंगे और इन दोनों में जो ज़्यादा होगी वो ले लेंगे। तो 92,000 इन दोनों में ज़्यादा है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया, 92,000। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा जीएबी यहाँ पे भी फाइंड करनी है। म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू क्या ज़्यादा है, फेयर वैल्यू ज़्यादा है। इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड के साथ में करेंगे, दोनों में जो कम होगा वो लेंगे। तो क्या कम है, 1,20,000। अब 1,20,000 का कंपैरिजन हम किसके साथ में करेंगे, एक्चुअल के साथ में करेंगे, जो ज़्यादा होगी वो ले लेंगे। तो ज़्यादा कौन सी है, 1,30,000। सो ये मेरे पीजीवीपी और हमारे इंटरेस्ट मतलब कि आपके पीजीवीपी और हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो ये मैंने आपको डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने देखिए ये भी डिस्कस किया है कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम जो है वो इंक्लूड होती है। जो चार्जेबल होता है सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी पीजीवीपी के हेड का, सॉरी पीजीवीपी के हेड की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस और प्रोफेशन, वो चार्जेबल सेक्शन होता है 28 और उसमें इतनी टाइप की इनकम को चार्ज करते हैं। अगर कंपटीशन की बात करें तो 29 सेक्शन में कंपटीशन करते हैं बिजनेस और प्रोफेशन का। तो ये सारे सेक्शंस लिखे, आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो ज़रूर आएंगे, जैसे कि आपके हाउस प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा जो मैंने यहाँ पे लिया है। एक आपका अगर सैलरी में मैं बात करूँ तो एचआरए से मतलब हाउस रेंट अलाउंस से न्यूमेरिकल आ सकता है, या बेसिक सैलरी फाइंड करने के लिए आ सकता है। तो कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिलते हैं ना, तो उसमें आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो एमसीक्यू आपका भी इसमें गलत नहीं होगा। तो आप चलिए इस वीडियो की हेल्प से आप ये 2 चैप्टर अपने यूनिट हाफ आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। इससे रिलेटेड एक मेरी अभी टॉपिक और यूनिट 3 में बचा है, जो है आपका कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। इनकम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उस वीडियो में पड़े हुए हैं। सो आप वो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला जो वीडियो वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं जब इसका 3rd पार्ट बनाऊंगी तो मैं उसमें जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड रूल्स को डिस्कस नहीं करूँगी, मैं सिर्फ कैपिटल गेन से रिलेटेड रूल्स को डिस्कस करूँगी। एमसीक्यू मैं दोनों के लूँगी, बट रूल्स मैं सारी सिर्फ खाली कैपिटल गेन से रिलेटेड बताऊँगी, तो आप उससे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं पार्ट 3 भी अपलोड कर दूँगी ताकि आपकी यूनिट 2 जो है वो आज प्रिपेयर हो जाए अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।